दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स में। आज एक बार फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। लगातार एमसीक्यू आपके लिए आ रहा है, तो आप अपना कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करते रहिए और लगातार पढ़ाई जारी रखिए। कल आपके लिए पथ प्रदर्शक से कस्टमर एंड बैंकर्स का रिलेशनशिप आपके लिए भेजा था। उम्मीद करता हूँ अगर आपको पसंद आया तो बताइए, और अगर आपको पसंद नहीं आया तो उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो आज एमसीक्यू है। आपको पहले भी एक कुछ क्वेश्चन करवा रखे हैं, कुछ आपको नए मिलेंगे, और रिवीजन ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नया पढ़ के कुछ नहीं होता है। सबसे पहले अगर आप लगातार रिवीजन करते हो तो नया पढ़ना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करना। नया आप लगातार पढ़ लोगे, लेकिन जब आपको पढ़ाया हुआ ही नहीं आएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं बिना किसी समय बर्बाद किए हुए एमसीक्यू शुरू करता हूँ, और अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो उसको थोड़ा बहुत आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिए कि सर ऐसी ऐसी इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। पहले तो एक्सप्लेन इसीलिए दिया जाता है, एक्सप्लेन को ढूंढा जाता है कि क्या ये इसका आंसर है। मतलब ऐसे ही नहीं कि किसी ने बोल दिया, नहीं, बुक से यहाँ वहां से आपके लिए एविडेंस ढूंढे जाते हैं ताकि किसी भाई का भी कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। गलती से कोई डिजिट गलत हो जाता है, गलत बोला जाता है, तो वो अलग मैटर है। ठीक है, तो शुरू करता हूं आज का एमसीक्यू। आज का सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पर कि जो सिविल होता है, सिविल स्कोर है हाउ मेनी डिजिट। मैंने आपको पहले भी करवा रखा है कि जो सिविल का जो स्कोर होता है वो कितने डिजिट का होता है। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो जो सिविल का स्कोर होता है वो होता है 3 डिजिट का। ठीक है। अब सिविल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है CIBIL। इसको कहते हैं सिविल। अगर आप जब लोन लेते हो और आप लोन नहीं चुका पाते तब बोलते हैं कि हमारा सिविल स्कोर खराब हो गया है, अब आपको लोन आगे नहीं मिलेगा। तो ये वो वही वाला सिविल, इसकी फुल फॉर्म होती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अब सिविल क्या है थोड़ा उसको बता देता हूं कि सिविल है क्या। सिविल होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सिविल की ये फुल फॉर्म हो गई की ओर से जारी किए जाने वाला एक, जो ये 3 डिजिट का है, 3 अंकों का नंबर होता है। ये नंबर किसी व्यक्ति की क्रेडिट योग्यता को दर्शाता है। सिविल स्कोर 300 से लेके और 900 तक होता है ना। आ जाता है पेपर में कि सिविल का स्कोर 300 से लेके कहाँ तक होता है, 900 तक होता है। इसमें ज्यादा नंबर होना बेहतर माना जाता है। आमतौर पर जो सबसे अच्छा सिविल स्कोर है वो माना जाता है 700। इसमें 750 लिखा है, ये भी सही है। 700 से 750 तक सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है कि सिविल स्कोर उनका बहुत अच्छा है। और सिविल स्कोर कब अच्छा होगा, जब आपने ऋण लिया, लोन लिया और समय से पहले उसका चुकता कर दिया, तब आपका स्कोर अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हु हैज डेवलप्ड ई रुपीज। जो ई रुपीज है उसको किसने डेवलप किया था। पहला ऑप्शन है सेबी ने, दूसरा है आरबीआई, तीसरा एनपीसीआई और चौथा है सिडबी। ई रुपीज को जो लॉन्च किया था, विकास किया था उसका, ये मैं आपको पहले करा चुका हूं।
है ना। ये वाला क्वेश्चन मेरे को ध्यान में, मैंने 2 या 3 बार करा दिया है कि ई रुपीज को किसने इसको डेवलप किया था। तो इसका आंसर आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं तो भूल ही गया था, मैं सोचा मैंने पहली बार बताया, लेकिन आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट होती है जब अगर आप कोई क्वेश्चन मेरे को बताते हैं कि ई रुपीज का किसने डेवलप किया था। सेबी है, आरबीआई है, एनपीसीआई और सिडबी है। अगर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा हुआ, हाँ चलो, नहीं लिखा इसका एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है अटैचमेंट ऑर्डर रिलेटेड टू, जो कुर्की का आदेश है वो किससे संबंधित है। कुर्की होती है ना कि अगर आप ऋण नहीं चुका पाते तो कुर्की हो जाती है। तो ये किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है प्राइवेट ड्यूज से, सरकारी बकाया से, बोथ ए एंड बी, और इनमें से कोई नहीं। तो जो भी अटैचमेंट ऑर्डर होता है ये हमेशा सरकारी संपत्ति के लिए होता है। अगर आपका किसी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट आदमी के साथ बकाया कोई लेन देन है तो उसमें कुर्की का कोई आदेश नहीं होता ना। फिर उसके पास आपको आपको फिर न्यायालय या गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा तभी आपको कुर्की का आदेश मिलेगा। नहीं तो फिर प्राइवेट में तो केस होते हैं, तो ऐसा कोई केस बनता नहीं उसमें। हाँ, अगर आपने सरकारी संपत्ति या सरकारी जमीन आपने ले रखी है तब आपको कुर्की का आदेश दिया जाता है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी बकाया। देखते हैं सरकारी बकाया क्या है। कुर्की अटैचमेंट बोलते एक विधिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय किसी जो कोई लोन लेता है ऋणदाता के निवेदन पर ऋणी को किसी संपत्ति को ऋण को देने या बेचने के आदेश देता है ताकि ऋणदाता को अपनी संपत्ति मिल सके। है ना। कोई ऋणदाता है, अगर वो नहीं चुका पाता है तो कुर्की का आदेश देता कौन, न्यायालय। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सीटीआर रिपोर्ट ऑफ बैंक इज रिक्वायर्ड टू सबमिट। ये जो सीटीआर रिपोर्ट होती है वो किसको बैंक जमा कराता है। किसको जमा कराता है सीटीआर रिपोर्ट। पहला है ईडी को, पहला ऑप्शन है। दूसरा है सीबीआई को, तीसरा है एफआईयू आईएनडी को, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। अगर ईडी की बात करता हूँ मैं तो ईडी की फुल फॉर्म हो जाती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। दूसरा सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये हमारे काम की नहीं है ये दोनों। आता है एफआईयू इंडिया आईएनडी, इसकी फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग, जो भी संदिग्ध काम किए जाते हैं वो एफआईयू इंडिया एक खुफिया तंत्र है जो कि अगर कोई कहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह वगैरह होती है तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एफ आई यू जिसकी फुल फॉर्म मैंने बता दी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। ये सीटीआर रिपोर्ट बैंक इसको जमा कराता है। फिर ये है क्या अभी, एफआईयू इंडिया है क्या, थोड़ा एक बार इसको देख लेते हैं। भारतीय वित्तीय खुफिया इकाई एफआईयू इंडिया का काम करती है संदिग्ध वित्तीय लेन देन की जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना, इस जानकारी का विश्लेषण करना और इस जानकारी को प्रोसेस करना, इस जानकारी को शेयर भी करता है। इसकी स्थापना 2004 में होती है और ये मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए भी काम करती है। कि आपका जो रुपया है कहीं गलत काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो एफआईयू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी
मैक्सिमम मेंबर्स इन एसएचजी, कि अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं एसएचजी में। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 20, तीसरा है 30 और चौथा है 50। तो मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं 20, है ना, 20 सदस्य हो सकते हैं मैक्सिमम। और आपने मेरे को बताना कि मिनिमम कितने हो सकते हैं। ठीक है। स्वयं सहायता समूह एसएचजी में, एसएचजी की फुल फॉर्म होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप, में आमतौर पर 10 से 20 सदस्य होते हैं। हालांकि कानूनी रूप से अनौपचारिक समूह में 20 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। बड़े समूह में सदस्य सक्रिय रूप में भाग नहीं ले सकते। वैसे इसमें 20 ही होते हैं ना, ज़्यादा भी हो जाए वैसे कोई समस्या वाली बात नहीं है। एज पर थ्योरी आपने मेरे को मिनिमम बताना है कितने हैं। नेक्स्ट, बैंक्स लीन व्हाट टाइप ऑफ प्लेस, कि जो बैंक में जो ये गिरवी रखते हैं वो किस प्रकार का लीन है, किस प्रकार का हो। पहला है एक्सप्रेस्ड प्लेज, गिरवी रखना। प्लेज का मीन्स ही होता है गिरवी रखना, ठीक है। अगला है इम्प्लाइड प्लेज। तीसरा है लीगल प्लेज। लीगल प्लेज होता है जो न्यायिक रूप से रखना, ठीक है। इसका आंसर है न्यायिक रूप से, कि जो बैंक में जो गिरवी रखा जाता है और न्यायिक रूप से रखा जाता है। ऐसे नहीं कि आपको ज़बरदस्ती या आपको गुलामी करवा के ये चीज़ गिरवी रखवाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप या लोन लेते हो तब आपसे गिरवी रखवाई जाता है। जब आप गोल्ड के लिए लोन लेते हो तब आपके लिए कुछ आइटम गिरवी रखवाया जाता है। तो इसका है लीगल प्लेज। लीगल होता है कि जो कानूनी तौर पर रखा जाता है। बैंक का ग्राहधिकार कोई निहित प्लेज नहीं है, कि मतलब ऐसे नहीं है कि ज़बरदस्ती आपसे रखा जाता है। प्लेज उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच एक स्वैच्छिक समझौता है। मैंने बताया अपनी इच्छा से होता है ये समझौता बैंक और ग्राहक के बीच में। जब ग्राहधिकार एक कानूनी दावा है जिसे उधारकर्ता की सहमति के बिना लगाया जा सकता है, कि अगर उधारकर्ता अगर चुका नहीं पाता है जो उसने वहाँ पे गिरवी रखा है, तो लोन उसको अपने पास रख सकता है। और अगर वो उसका लोन नहीं चुका पाता तब, ठीक है। तो ये लीगली होता है। ये ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर, कि लीगली लीन ऑफ प्लेस लीगली होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है द ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स। HPI का मतलब होता है हाउस प्राइस इंडेक्स बीइंग रिलीज्ड बाय, कि भारत में अखिल भारतीय गृह मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। पहला ऑप्शन है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा है RBI, तीसरा NHB, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, चौथा है SIDBI। तो जो भारत में HPI जारी किया था वो किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। अब देखते हैं क्या है भारतीय रिजर्व बैंक का अखिल भारतीय आवास मूल्यांक सूचकांक HPI हाउस प्राइस इंडेक्स। कल मैंने पूछा था आपको, कल भी मैंने आपको पूछा था, कुछ पूछा था मैंने कल आपको इससे, है ना, क्वेश्चन आपने जवाब भी दिया था उसका। भारतीय रिजर्व बैंक अखिल भारतीय आवास मूल्यांक HPI 2024 तक 4.34% बढ़ा दिया गया है। और बढ़ते HPI से पता चलता है कि बैंकिंग प्रणाली और मुद्रास्फीति में उच्च ब्याज दरों के बावजूद भारत में घरों की कीमतें बढ़ रही है। भारत में जितने भी घर हैं उनकी कीमतें बढ़ रही है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ IMPS। IMPS का क्या उपयोग है ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिक्स डिपॉजिट, फंड ट्रांसफ़र, EMI, ऑल ऑफ द अबव। तो जो IMPS का जो मेन काम है वो होता है फंड को ट्रांसफ़र करना।
ठीक है, क्वेश्चन आपको दे देता हूँ मैं 2 सबसे पहला, फिर उसके बाद ये दूसरा। पहला क्वेश्चन है IMPS की फुल फॉर्म और कितने रुपए तक के फंड को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहला इसकी फुल फॉर्म और दूसरा कितने रुपए तक के फंड को हम एक टाइम में IMPS ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसका नाम ही उसके अमाउंट के हिसाब से होता है कि उसको इमीडिएट ही करना पड़ता है जितना भी आपने अमाउंट करना है। तो आपने ये 2 चीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में पक्का बतानी। मैं इसलिए पूछता हूँ आपको कि मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ें पहले बता चुका हूँ, नहीं तो जो मैं पढ़ाता ही नहीं मैं आपको पूछता ही नहीं। मैं पहले बता देता हूँ, नहीं यार आप लोगों को कोई चीज़ पता नहीं होगी। अब मैंने IMPS पता नहीं कितनी बार आपको बता दिया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से शायद भी मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि इसका जो इंश्योरेंस कवरेज अमाउंट है वो कितना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ऑफर्स अ लाइफ इंश्योरेंस कवरेज अमाउंट ऑफ, कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति का जो कवरेज राशि है वो कितनी है। पहला ऑप्शन है 1 लाख, दूसरा है 2 लाख, तीसरा है 5 लाख और चौथा है 10 लाख। तो जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति का जो कवरेज है वो है आपका मात्र 2 लाख रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, क्या बोलता है जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी धारक की अगर किसी भी कारण मृत्यु हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवरेज प्राप्त होता है। और ये 18 से 50 वर्ष के 20 व्यक्तियों की किफ़ायती जीवन बीमा प्रदान करता है, जिसमें उनके परिवार को सुरक्षा मिलती है कि 18 से 50 वर्ष के जो लोग हैं उनको किफ़ायती जीवन बीमा प्रदान किया जाता है। कितना? 2 लाख रुपए। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनुअल अमाउंट ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसके लिए वार्षिक राशि क्या है। पहला ऑप्शन है 12 रुपीज़, 12 रुपीज़, दूसरा 30 रुपीज़, तीसरा है 20 रुपीज़ और चौथा है 50 रुपीज़। तो प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना है उसके लिए जो वार्षिक राशि है वो है मात्र से मात्र ऑप्शन नंबर 3 20 रुपीज़, 20 रुपया। ठीक है, देखते हैं क्या है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये देखते हैं क्या है। एक्चुअली ये इसके साथ नहीं है, ये गलत यहाँ पे टाइप हो गया है ना, इसको ना देखें। नेक्स्ट क्या पता नीचे वो टाइप हो गया हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट टू ओपन प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट, कि प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट के लिए अधिकतम उम्र कितनी है अगर आपने खाता खोलना है तो। पहला है 18 ईयर्स, दूसरा है 21 ईयर्स और तीसरा है 25 और चौथा है नो लिमिट्स। तो इसके लिए जो एज है वो अगर मैं आंसर की बात करूँ तो इसमें आंसर नहीं है ना, लेकिन अगर मैं इसमें आंसर आपको ढूंढूँ, इसमें मैक्सिमम गलत लिखा है। उसके लिए अगर आपको एज की बात करूँ मैं 18 साल तो उसके लिए चाहिए, है ना, 18 साल उसके लिए चाहिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए। उसके बाद 18 से 65 वर्ष के बीच में तब तक आपका ये प्रधानमंत्री जन धन खाता खुलेगा और तब आप उसके लिए एलिजिबल हो। इसमें एक और बात बताता हूँ मैं आपको कि जो प्रधानमंत्री जीवन जो जन धन योजना है कहीं पर आपको मिलेगा 18 से और 59 ईयर तक, और कहीं पर आपको मिलेगा 18 से
65 साल तक, है ना। तो इसमें तो देखो नो रेस्ट्रिक्शन, इसमें तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल 18 ही था। तो 18 से 59 और 18 से 65 है। अब इसके लिए थोड़ा बातें देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता खोलने के लिए 18 से 65 वर्ष के लिए बीच होनी चाहिए, लेकिन 18 वर्ष से कम आयु के लोग प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ओडी के लिए पात्र नहीं है। ठीक है, 18 से कम वर्ष के जो लोग हैं वो ओडी के लिए पात्र नहीं है प्रधानमंत्री जन धन योजना में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना गवर्नमेंट स्कीम प्राइमरी एम्ड एज की, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट, कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। दूसरा है प्रोवाइडिंग लाइफ इंश्योरेंस कवरेज, जीवन बीमा देना। तीसरा है इनकरेज फाइनेंशियली इंक्लूजन, की वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना, कि मतलब कि अपना जो पैसा है उसको क्लोज करना और उसको वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना या इनकरेज करना। और चौथा है बूस्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव, कि कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कि वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना, इनकरेजिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य वंचित वर्ग अर्थात कमजोर वर्ग, निम्न वर्ग के लोगों को बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण तक पहुंच, धन प्रेषण सुविधा, बीमा और पेंशन जैसी विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। कि मतलब उनके पास जो भी फाइनेंशियली समस्या है उसको उनको प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना। ये था प्रधानमंत्री जन धन योजना का कार्य। तो दोस्तों ये था आज का MCQ। अगर आपको MCQ क्लास अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में हमारा हौसला भी बढ़ाते रहिए कि लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं ना एक यूट्यूबर हूँ, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। मैं तो बस खाली जन सेवा में लगा हूँ आप लोगों की, ताकि हमारे भाइयों को प्रमोशन मिल सके। और जो भी कई लोग मेरे पास पर्सनली भी पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है, तो उनके साथ भी पढ़ते हैं और वो चैनल से भी देख लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके साथ डिस्कस होता रहता है कि पेपर लगातार हो ही रहे। इस साल क्लर्क पक्का बनना है और प्रैक्टिस लगातार करनी है। तो ये था आज का आपका MCQ। बाकी मैं एडिट फेडिट ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ। तो इसलिए आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। टेलीग्राम पे भी आप क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं, वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वाले क्वेश्चन वहाँ मिल गए देखने को, तो आप अगर टिक मारोगे खुद तो आपको पता लग जाएगा, हाँ यार यहाँ मज़ा आ रहा है। यहाँ सुनने के बाद अगर आप वहाँ सुनते हो तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। तो ये था आज का आपका MCQ। फिर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।